हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग श्री अरविंदो घोष के बारे में देखेंगे और ये हमारे पीजीटी के सिलेबस में है। तो इन्हें हमें पढ़ना है और इसके पहले हमने 3 से 4 थिंकर को ऑलरेडी देख लिया है। उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। पीजीटी थिंकर का एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाकर के चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो जो है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके अलावा आप समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी विषय की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है चैनल के साथ बने रहिए और चैनल पर जाकर के आप सारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और जितने भी वीडियोज हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आप उन्हें ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जो सबसे पहले श्री अरविंदो हैं, इनको अरविंदो या अरविंद घोष भी बोला जाता है, इनका नाम है। तो देखिए, पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे। तो पहला पॉइंट है, देखिए, आध्यात्मिक राजनीतिक भारतीय सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना हेतु प्रयास, योग तथा अध्यात्म। तो ये किस किस चीज से संबंधित है? तो ये अध्यात्म से संबंधित है, एक राजनीतिक भी है, भारतीय सांस्कृतिक की पुनर्स्थापना भी इन्होंने किया था, उसका प्रयास किया था इन्होंने। और ये योग और अध्यात्म से भी संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, घोष के अनुसार भारत की स्वतंत्रता से संसार के आध्यात्मिक जागरण की शक्ति शक्ति प्राप्त होगी, यह इनका विचार था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में, कलकत्ता में। 1872 में कलकत्ता में हुआ था। और इसके अलावा ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, इन्होंने स्वतंत्रता में जो है भाग भी लिया था। कवि हैं, राष्ट्रवादी नेता भी हैं और आध्यात्मिक सुधारक हैं और दार्शनिक भी हैं। तो ये कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों से ये जुड़े हुए थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1950 में। कहाँ पे हुई थी? तो पुडुचेरी में हुई थी। आगे देखते हैं। फिर अगला पॉइंट देखिए, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, यानी जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कुछ इन्होंने लिखी थी, वो सारी चीज़ें तो वो देखते हैं। देखिए, आप पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे, जो भी पॉइंट, आप उसको जरूर नोट करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है द लाइफ डिवाइन, ये इनकी पुस्तक है। फिर दूसरा है एसे ऑन गीता। फिर तीसरा है द सिंथेसिस ऑफ योगा, ये इम्पॉर्टेंट है, द सिंथेसिस ऑफ योगा। फिर चौथा है सावित्री। फिर पांचवी है द ह्यूमन साइकिल। फिर छठी है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो ये हमारे पीजीटी की एग्जाम में है। मतलब पिछले एग्जाम्स में इतना ज़्यादा इनसे संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है तो इन्हें हमें पढ़ना ज़रूरी है। और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इनसे, तो आप इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ज़रूर नोट करके रखिएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। पुडुचेरी में आध्यात्मिक और दार्शनिक गतिविधियों को अपना लिया था इन्होंने 1914 में। आर्य नामक एक मासिक पत्रिका की शुरुआत की थी इन्होंने 1914 में। ये एक मासिक पत्रिका थी जिसका नाम था आर्य। और 1914 में इन्होंने इसे अपनाया था। तो इन्होंने अपना जो है पुडुचेरी में अपनी आध्यात्मिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की थी। फिर देखिए, अगला पॉइंट है 1926 में श्री अरविंदो आश्रम का निर्माण हुआ। तो इनके नाम से एक आश्रम भी है, उसका निर्माण कब हुआ था? 1926 में हुआ था। फिर आगे देखते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि जो है इनकी कौन सी है? तो वो है सावित्री। ये 24,000 पंक्तियों की एक आध्यात्मिक कविता थी। सावित्री जो है ये इम्पोर्टेंट है और ये इनकी जो है बहुत फेमस किताब है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है 15 अगस्त 1947 भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया। यानी जब भारत दो भागों में बटा था तो उसका इन्होंने विरोध किया था। फिर अगला पॉइंट है योग दर्शन एवं स्वतंत्रता आंदोलन ने उनके योगदान के लिए नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनकी प्रशंसा की थी। यानी ये इनको स्वतंत्रता सेनानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसमें जो है इन्होंने भाग लिया था। तो इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने इनकी जो है प्रशंसा की थी। फिर अगला पॉइंट है अरविंदो की एकीकृत योग प्रणाली की अवधारणा उनकी किताब द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड द लाइफ डिवाइन में वर्णित है।
तो इनकी जो योग प्रणाली की अवधारणा है, इन्होंने योग से संबंधित जो भी अपना कॉन्सेप्ट दिया है, तो इनकी जो 2 पुस्तकें हैं, द सिंथेसिस ऑफ योगा और द लाइफ डिवाइन, इन दोनों में इन्होंने इसका विश्लेषण किया है। आगे देखते हैं। अगला है पॉइंट, इनकी द लाइफ डिवाइन पुस्तक आर्य पत्रिका में क्रमिक रूप से प्रकाशित निबंधों का संकलन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अरविंदो का तर्क है कि जैसे मानव प्रजाति जानवरों की प्रजातियों के बाद विकसित हुई, उसी प्रकार मानव प्रजातियों से आगे बढ़कर दुनिया विकसित हो सकती है और नई प्रजातियों के साथ एक नई दुनिया का निर्माण हो सकता है। तो ये सारे इनके विचार हैं, 1 से 2 बार आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका किस प्रकार का दृष्टिकोण था। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अरबिंदो का मानना था कि डार्विनवाद केवल जीवन के पदार्थ के क्रमिक विकास की एक घटना का वर्णन करता है, किंतु इसके पीछे का कारण नहीं बताता है। तो जो स्पेंसर का जो सिद्धांत था और जो डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत था, तो इसकी इन्होंने आलोचना की थी। फिर अब देखिए, इनके जो विचार थे कुछ चीज़ों को लेकर के, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य, तो इन्होंने शिक्षा के कुछ लक्ष्य बताए थे कि कौन कौन से लक्ष्य होने चाहिए, उसे हम देखते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है, अरविंदो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विकासशील आत्मा के सर्वांगीण विकास में सहायक होना तथा उसे उच्च आदर्शों के लिए प्रयोग हेतु सक्षम बनाना है। ये इनका शिक्षा से संबंधित विचार है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अरविंदो के विचार गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के लक्ष्यों के समान है, यानी जिस तरीके से गांधी जी के विचार थे उसी तरीके से मिलता जुलता इनका भी विचार था। फिर आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, अरविंद की धारणा थी कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में यह विश्वास जागृत करना है कि मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से पूर्ण सक्षम हो तथा वह सनय सनय अतिमानव की स्थिति में आ जाए। तो इन्होंने अतिमानव की बात की थी, ये भी याद रखिएगा। शिक्षा के माध्यम से इन्होंने बताया था कि व्यक्ति जो है वो अतिमानव या महामानव जो होता है उसकी स्थिति में आ जाएगा। फिर अगला है, शिक्षा द्वारा व्यक्ति की अंतर्निहित बौद्धिक एवं नैतिक क्षमताओं का सर्वोच्च विकास होना चाहिए। फिर आगे देखिए, अरविंदो का विश्वास था कि मानव दैवीय शक्ति से समन्वित है। शिक्षा का लक्ष्य इस चेतना का विकास करना है, इसीलिए वे मस्तिष्क को छठी ज्ञानेंद्रिय मानते हैं। तो ये शिक्षा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और इनका मानना था कि जो शिक्षा है वो क्या कहते हैं, मानव दैवी शक्ति में से समन्वित है। शिक्षा का लक्ष्य इस चेतना का विकास करना है, इसीलिए वे मस्तिष्क की छठी ज्ञानेंद्रिय मानते हैं। फिर अगला पॉइंट है, शिक्षा का प्रयोजन इन 6 ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करना सिखाना होना चाहिए। फिर आगे देखिए, अगला पॉइंट है, उन्होंने कहा था मस्तिष्क का उच्चतम सीमा तक पूर्ण प्रशिक्षण होना चाहिए, अन्यथा बालक अपूर्ण एवं एकांकी रह जाएगा। अतः शिक्षा का उद्देश्य लक्ष्य मानव व्यक्तित्व के समेकित विकास हेतु अतिमानव यानी सुपर माइंड का उपयोग करना है। तो ये इनका शिक्षा के क्षेत्र में मतलब क्या लक्ष्य होना चाहिए उसको इन्होंने बताया था। फिर आगे देखते हैं, आगे है कि अरविंदो के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए शिक्षा के लिए, तो इन्होंने पाठ्यक्रम भी बताए थे। तो देखिए, शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में अरविंद चाहते थे कि अनेक विषयों का सतही ज्ञान कराने की अपेक्षा विद्यार्थियों को कुछ चयनित विषयों का ही अध्ययन कराया जाए। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग मानते थे ये। फिर आगे देखिए, विज्ञान को पाठ्यक्रम में स्थान देते थे, विज्ञान को ये महत्व देते थे पाठ्यक्रम में। फिर है, मस्तिष्क को प्रधानता देने के कारण मनोविज्ञान को भी सम्मिलित करते थे, मनोविज्ञान को भी शामिल किया इन्होंने, दर्शन एवं तर्कशास्त्र इनको भी शामिल किया है। फिर आगे है, श्री अरविंदो के अनुसार नैतिक शिक्षा, तो ये नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, उसे देखते हैं। तो इन्होंने देखिए बताया, नैतिक शिक्षा हेतु अरविंद गुरु की प्राचीन परंपरा के पक्षधर थे, प्राचीन परंपरा के पक्षधर थे, यानी प्राचीन परंपरा जो चली आ रही है नैतिक शिक्षा की उसको ये मानते थे, जिसमें गुरु शिष्य का मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सहायक हो सकता है। यानी जो टीचर हो वो कैसा होना चाहिए, तो वो स्टूडेंट का मित्र की तरह होना चाहिए, उसका पथ प्रदर्शक होना चाहिए और उसका सहायक होना चाहिए। फिर आगे देखिए, अच्छी आदतों का निर्माण
नैतिक संसूचन विधि यानी मेथड ऑफ सजेशन द्वारा दी जानी चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षण विधि तथा शिक्षक कैसे होने चाहिए, यानी शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए और एक टीचर कैसा होना चाहिए। तो इनके शब्दों में वास्तविक शिक्षण का प्रथम सिद्धांत है कि कुछ भी पढ़ाना संभव नहीं है, अर्थात बाहर से विद्यार्थी के मस्तिष्क पर कोई चीज न थोपी जाए। यानी शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए कि जबरदस्ती उस स्टूडेंट के माइंड पे कोई भी चीजें ऐसी मतलब थोपी ना जाए कि हाँ उन्हें जबरदस्ती पढ़ाया जाए। फिर आगे देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत अभिवृत्ति एवं योग्यता के अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। विद्यार्थी को अपनी प्रवृत्ति अर्थात स्वधर्म के अनुसार विकास के अवसर मिलने चाहिए। तो यानी जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसी के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार ही उसे शिक्षा देना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, योग द्वारा चित्त शुद्धि शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। फिर आगे देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों तथा मस्तिष्क के सही उपयोग द्वारा उनकी पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, अवधान यानी कोटेंशन, निर्णय तथा स्मरण शक्ति का विकास करने में सहायता करें, ये इनका मानना था। फिर आगे देखिए, बालकों में अंतर्दृष्टि यानी इंट्यूशन उत्पन्न करें। अरविंद शिक्षक प्रारंभिक नहीं है, वह तो सहायक एवं पथ प्रदर्शक है। ये इनका मानना था कि जो शिक्षक होता है वो प्रशिक्षक नहीं है, बल्कि वह सहायक और पथ प्रदर्शक है। फिर अगला पॉइंट है, राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता संबंधी विचार। राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता संबंधी इनके क्या विचार हैं उसको देखते हैं। तो उनके शब्दों में राष्ट्र क्या है, हमारी मातृभूमि क्या है, वह भूखंड नहीं है, वाक विलास नहीं है और ना ही मन की कोरी कल्पना है, वह महाशक्ति है जो राष्ट्र की त्रिमात्रिक कोटि कोटि जनता की सामूहिक शक्तियों का समाविष्ट रूप है। तो ये सारे इनके विचार हैं, ये आपको रटना नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है कि किस तरीके के इन्होंने विचार दिए थे। फिर राष्ट्रीयता क्या है, तो इनका मानना था कि राष्ट्रीयता एक सिद्धांत है जो ईश्वर प्रदत्त है। फिर अगला पॉइंट है, राज्य संबंधी विचार इनके कौन से थे, तो राज्य को एक सुविधा मानते हुए व्यक्ति के परम कल्याण को राज्य का ध्येय मानते हैं। राज्य को इन्होंने एक साधन माना है। फिर अगला पॉइंट है, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में राज्य संबंधी विचार इन्होंने बताया है। राज्य को एक यंत्र माना है, अंग नहीं। ठीक, आगे देखिए, राज्य के साव्ययी सिद्धांत की आलोचना की है इन्होंने। अरविंदो राज्य के सकारात्मक कार्यों का समर्थन नहीं करते। राज्य केवल बाधाएं दूर करें तथा अन्याय को रोके, उसे न तो शिक्षा का प्रबंध कराना चाहिए, ना ही धर्म विशेष का संरक्षण करना चाहिए। तो ये इनका क्या मानना था। फिर अगला पॉइंट है, वे स्पेंसर के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को स्वीकार करते हैं। अरविंदो व्यक्तिवादी थे, आर्थिक व्यक्तिवादी नहीं। फिर आगे देखिए, कल्याणकारी समाजवाद का समर्थन किया है इन्होंने। व्यक्तियों के हितों पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का उद्देश्य परम चेतना की प्राप्ति है, जबकि राज्य का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करना है। फिर आगे देखिए इनका स्वतंत्रता संबंधी विचार। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, व्यक्ति स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो इस तरीके की स्वतंत्रता की बात ये करते हैं। फिर आगे स्वराज संबंधी विचार। तो स्वराज संबंधी इनके क्या विचार थे, तो स्वराज प्राप्ति हेतु विदेशी सत्ता से घृणा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत की अध्यात्म शक्ति को जगाकर स्वराज प्राप्त किया जाएगा। फिर आगे है लोकतंत्र के इनके क्या विचार थे, विकेंद्रीकृत शासन का समर्थन करते हैं। लोकतंत्र को अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं ये, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर विशिष्ट वर्ग द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। फिर आगे है विश्व संघ का विचार। विश्व राज्य की कल्पना इन्होंने की थी। फिर आगे पूंजीवाद पर इनके क्या विचार थे, तो पूंजीवाद शोषण के कटु आलोचक थे। ये समाजवाद के समर्थक थे, इन्होंने समाजवाद का समर्थन किया था। फिर आगे दे
निष्क्रिय प्रतिरोध पर विचार। तो अरविंदो उग्र राष्ट्रवादी थे। ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध का इन्होंने समर्थन किया था। निष्क्रिय प्रतिरोध के लिए कई कार्यक्रम इन्होंने घोषित किया था। देखिए कौन कौन से थे, तो जैसे स्वदेशी का प्रचार, विदेशी का बहिष्कार करना, फिर है राष्ट्रीय शिक्षक व्यावसायिक न्याय प्रणाली का विकास करना, फिर उसके बाद सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, फिर है इसके बाद जनता का सरकार से असहयोग। ये सारी चीजें किस लिए की गई थी? निष्क्रिय शासन के लिए। फिर निष्क्रिय प्रतिरोध पर अड़ंगा लगाने वालों का बहिष्कार करना। फिर छठा है कर चुकाने से नहीं रोका। तो ये सारे चीज़ें जो है श्री अरविंदो घोष से संबंधित थी, उनके विचार थे और उनके कुछ पुस्तकों के नाम थे। तो अरविंदो घोष के बारे में बहुत ज़्यादा जो है मटेरियल आपको जो है नहीं मिलेगा, पर जितना भी है आप उसमें से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए। और इसके अलावा आपको कहीं और कोई नई चीज़ें मिलती हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो जाए तो आप उसका वीडियो देख सकें। इसके लिए आप जो है बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।